Assalamu alaikum students. Today we will be discussing the adrenal gland. Uh, this is actually the last topic of endocrinopathology, and adrenal gland is very important to understand the action of the adrenal glands, the hormone which is being secreted by the glands, and of course their synthesis part and उससे related disorders. So adrenal gland is basically इसको हम सुप्रावीनल ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज ये किडनीज के ऊपर एक कैप की तरह मिलता है। अगर हम एनाटॉमी को रिव्यू करें तो इट एक्चुअली लाइज ऑन द किडनीज अपर पार्ट और फिर रेट्रो पेरोटेनियल स्पेस में किडनीज क्योंकि होती हैं तो यानी एब्डोमेन के पीछे वाली साइड। इसीलिए जब हम असेस भी करते हैं तो लंबर एरियाज के साइड पे करते हैं बिकॉज इट एक्चुअली एम्बेडेड इन द फेट एंड बिहाइंड द द एब्डोमेन। तो फ्लैटेंड पायरामिडल माइडल शेप होता है, यानी ऐसा शेप के जिस तरह की पिरामिड होता है और वो उसको किसी ने फ्लैट किया हुआ हो। फिर इट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। जो अपर लेयर होगी इसकी उसको हम फाइब्रस कैप्सूल से ये कवर्ड होता है। दिस ग्लैंड इज हाईली वस्कुलराइज्ड एज मेनी ग्लैंड्स आर बिकॉज उनका काम ही सिक्रेशन है, तो दे आर एक्चुअली हाईली द वस्कुलराइज्ड पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस द स्टीरॉयड हार्मोन्स। बेसिकली जो एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रेशंस हैं उनमें स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिक्रेशंस, यानी वो जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड किस्म के हार्मोन्स हैं। और कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। बहुत सारे मामला, बहुत सारे एक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनके पीछे स्टीरॉयड हार्मोन्स का बड़ा हाथ है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेड्यूला प्रोड्यूसेस, अब देखें एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं ना, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब जो कॉर्टेक्स है उसकी डिटेल में हम तमाम हार्मोन्स पढ़ेंगे, लेकिन जो मेड्यूला पार्ट है उसका हमें पता हो कि मेड्यूला जो है वो केटेकोलामाइन्स को प्रोड्यूस करता है। यानी मेड्यूला एक ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है या सीक्रेट करता है जिसका नाम है केटेकोलामाइन्स। ठीक है, वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? एपिनेफ्रिन होगा, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। एपिनेफ्रिन 80% तक सीक्रेट होता है, नॉर एपिनेफ्रिन 20% तक होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर केटाकोलामाइन सीक्रेट्स फ्रॉम द मेड्यूला और एड्रेनल ग्लैंड, तो मेजर हार्मोन कौन सा होगा? वो एपिनेफ्रिन होगा। उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन और बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में डोपामिन होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला का काम केटेकोलामाइंस को प्रोड्यूस करना है और केटेकोलामाइंस ये हैं, अगर इनके फंक्शंस को देखा जाए तो ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यानी जितना भी आपका एक्चुअली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है वो पूरे का पूरा काम यही जो केटेकोलामाइंस है वो भी करते हैं। यानी दे एक्चुअली स्टिमुलेट्स दैट ऑल द द फंक्शंस। जब भी इनको हम एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं, यानी ये जितने भी फंक्शंस हैं इन इफेक्ट्स को, इन फंक्शंस को हम एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं। क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा बाय मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाता है यकीनन। फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है इसमें। ये आपको ऐसे जो लिस्ट ऑफ फंक्शन है ना, ये आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। इसमें कोई वो तीसरी बात होती नहीं है कि भाई केटेकोलामाइंस और वो कौन कौन से हैं और उनके ये फंक्शंस हैं। ठीक है जी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, यानी बॉबल मूवमेंट्स आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अपोजिट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर डायरिया नहीं होगा। बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी लेकिन डायरिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि बॉबल मूवमेंट्स को ये कम कर देता है। हाइपरग्लाइसेमिक, यानी ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना। लाइपोलाइटिक, ये इनका काम है। दीज आर एक्चुअली द सेल्यूलर फंक्शंस ना, जिस तरह हम दूसरे हॉर्मोन्स का पढ़ रहे थे। तो केटाकोलामाइन भी हाइपरग्लाइसेमिक हैं, लाइपोलाइटिक हैं, और केटाबोलिक इफेक्ट होता है इनका प्रोटीन के ऊपर, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन की तरफ जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। थियोक्रोमोसाइटोमा ये एक ऐसा यानी डिजीज है, अगर मेड्यूला एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला में ट्यूमर हो जाए तो उसकी सिक्रेशंस बढ़ जाएंगी डेफिनेटली। तो उनके सिक्रेशंस के बढ़ने को थियोक्रोमोसाइटोमा, ट्रोमा ट्रोमा एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ द ट्यूमर। यानी एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला का ट्यूमर का नाम होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। और एज वी हैव स्टडीड कि हर ट्यूमर में सिक्रेशंस बढ़ जाती हैं, तो इसके अंदर भी मेडुला की सिक्रेशंस बढ़ेंगी, और जो सिक्रेशंस हैं कैटेकोलामाइंस की सिक्रेशंस। और डेफिनेटली अगर उनकी सिक्रेशंस बढ़ गई तो ये तमाम के तमाम जो ऊपर फंक्शंस लिखे हुए हैं ये तमाम के तमाम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा डेफिनेटली जो कैटेकोलामाइंस और ज़्यादा अपना काम, इफ दे आर इंक्रीज इन द नंबर्स तो डेफिनेटली देयर इफेक्ट्स विल बी हाइपर इफेक्ट, तो बॉडी को नुकसान है। So this is how it is contributing in the adrenal gland and the related disease with the adrenal gland, especially the adrenal medulla.
अब हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर आते हैं। दूसरा पार्ट एड्रेनल जो ग्लैंड है उसका है एड्रेनल कॉर्टेक्स। मेडुला अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं, कॉर्टेक्स उसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी तीन किस्म की लेयर्स होती हैं, जोना जिनको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलरा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो यू शुड बी नोइंग दीज थ्री लेयर्स नेम और उनमें से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। तो दोनों दोनों ग्लोमेरुलरा के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जो कि 10 to 15% होते हैं। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोना फेसिकुलेटा जिसको आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, और ये तकरीबन 80% होते हैं टोटल एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स में से। इसका मतलब ये है कि मोस्ट अबंडेंट हार्मोन सिक्रेटिंग फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सिमिलरली जोना रेटिकुलरिस जो है उसके अंदर से एंड्रोजेंस निकलते हैं जो कि 5 से 10 सैकड़ों होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट रिलीविंग हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजेंस हैं। और एंड्रोजेंस क्या है, बेसिकली दे आर द सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, जो आप जो हार्मोन्स आपकी जेंडर की आइडेंटिफिकेशन के अंदर फीचर्स जेंडर फीचर्स लाने में हेल्प आउट करते हैं वो एक्चुअली एंड्रोजेंस हैं। यानी एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह आ जाते हैं। तो दीज आर द हार्मोन व्हिच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस। कैसे रिलीज होते हैं? सबसे पहले अगर आप रिकॉल करें कि हमने बोला बोला था कि इनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हाइपोथैलेमस में है और पिट्यूटरी ग्लैंड में है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो आगे स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और वो क्या करते हैं, वो आके एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर डीहाइड्रो एपी एंडोस्ट्रॉन को स्टिमुलेट करते हैं जो कि अल्टीमेटली एंड्रोजन रिलीज करता है। तो एक्चुअली दिस इज द एंड्रोजन विच इज इन एक्टिव फॉर्म। So this is how adrenal cortex is working and these are three layers। और आपको आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली एनाटॉमी में, बट आपको एक रिव्यू दिया गया है। सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से पता लगता है कि कोई ऐसे हार्मोन्स जो कि मिनरल्स के साथ खेलेंगे ना, यानी दे विल प्ले विद द मिनरल्स। तो यस, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर द हार्मोन्स एक्चुअली दे दे देयर फंक्शन इज to balance with to balance the minerals and different ions in the body। तो मेजर हार्मोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में से है उसको हम बोलते हैं एल्डोस्ट्रॉन। यानी एल्डोस्ट्रॉन इज द मेजर हार्मोन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ये करता क्या है, होम्योस्टेसिस ऑफ टू मिनरल आयंस, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। यानी दो किस्म के मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर, सोडियम और पोटेशियम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको बैलेंस करने में मदद करता है, और एक्सक्रीट कराता है हाइड्रोजन आयंस को। यानी एल्डोस्ट्रॉन इज डीलिंग विद सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड हाइड्रोजन आयन बैलेंस। और ये तीनों सिक्वेशंस एक सिस्टम के अंडर में काम करते हैं, या एक सिस्टम है जो कि इन तीनों सिक्वेशंस को कंट्रोल करता है, एल्डोस्ट्रॉन के रिलीज को कंट्रोल करता है किसी बिना पे, किसी स्टिमुलेशन पे, जिसको हम बोलते हैं RAAS। इसका मतलब है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिस जो बैलेंस करता है एल्डोस्ट्रॉन के रिलीज को। अल्टीमेटली अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो एल्डोस्ट्रॉन का एक्चुअली फंक्शन क्या है? एल्डोस्ट्रॉन करता क्या है, सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जब सोडियम आयन की ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो डेफिनेटली ब्लड में से पोटेशियम आयन उसके बदले में वापस अंदर सेल्स की तरफ जाएगा। और सिमिलरली हाइड्रोजन आयन भी। अगर आप रिकॉल करें सोडियम पोटेशियम पंप को, तो सोडियम अगर नॉर्मली एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है, यानी सोडियम हमेशा अमूमन ब्लड में ज्यादा, यानी रुलने फिरने वाला आयन है, वो बाहर ज्यादा रुलता है। पोटेशियम घर में रहने वाली एक औरत की तरह है जो कि घर में होती है अमूमन। सोडियम मर्द है जो कि बाहर, यानी सोडियम इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, पोटेशियम इज एक्चुअली द इंट्रा सेल्यूलर आयन। ये कह रहा है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, सोडियम जो कि बाहर है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यानी और ज्यादा सोडियम बढ़ाएंगे। यानी व्हेन देयर इज नीड, डेफिनेटली कोई नीड होगी तो कराएंगे, लेकिन सोडियम को बाहर रुलने में, बाहर एब्जॉर्प्शन यानी ब्लड के अंदर रहने में मदद करते हैं। यानी सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्यों है? क्योंकि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की वजह से है, इस तरह समझे। और पोटेशियम उसके बदले में इंट्रा सेल्यूलर आयन कहलाता है। एक चीज ये है कि जब भी सोडियम अंदर आएगा सेल में तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सोडियम एब्जॉर्प्शन इन, तो इन उसके बदले में क्या होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होगा। यानी अगर सोडियम बाहर है तो वो अंदर चले जाएंगे, अगर वो सोडियम अंदर है, वो बाहर आ रहा है, तो वो अंदर चले जाएंगे बाय द लेट डिस्टल ट्यूबल कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड में से निकल रहे हैं, तो इनका इफेक्ट किडनीज पे होता है, और किडनीज के लेट डिस्टल ट्यूबल कलेक्टिंग डक्ट में से जो सोडियम रिलीज हो रहा होता है बाहर, उसको रीअब्सॉर्ब कराता है विथ रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट्स होंगे, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल। इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज सोडियम कंसेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सोडियम होता है ना, वहाँ पर पानी होगा। सोडियम की एक खासियत है, वो अपने साथ पानी को लेकर घूमता है। यानी अगर ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वाटर की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा रहा है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अल्टीमेटली हमारे बीपी के बढ़ाने में इसका मेन फंक्शन जो है ना, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर है। यानी ब्लड प्रेशर जो अब प्रेशर है बना हुआ नॉर्मली, उसके पीछे सोडियम और वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं वो सोडियम का एहतियात करें। अगर वो सोडियम खाएंगे तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली, द रीजन इज दैट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर देयर एंड दे विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन द ब्लड, और अल्टीमेटली जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। अच्छा, इफ यू रिकॉल द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो व्हेन व्हेन अगर हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो किडनीज की तरफ कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर और व्हाटसोएवर सो मेनी रीजंस, तो हमारी किडनीज का जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी कम हो जाता है। और उसमें से जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, उसी ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर ये सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, एक रेनिन एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। इसके नतीजे में रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक एक जो है वो प्रोटीन को, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजिन, विच इज एक्चुअली इनएक्टिव प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि लिवर में से सीक्रेट होता है। अब रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब दीज आर एक्चुअली द प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंजियोटेंसिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होता है, रेनिन उसको एक्टिव कर देता है, और एंजियोटेंसिन 1 मजीद कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, एक एंजाइम की मदद से, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टेन एंजाइम ACE, जो कि मोस्टली सीक्रेट होता है लंग्स में से। तो अल्टीमेटली हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है, जिसका काम है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, कि एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट करे। एल्डोस्टेरोन क्या है? इट इज़ अ मेजर हार्मोन और मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका अगेन काम क्या होगा, अल्टीमेटली टू कन्वर्ट द ब्लड वेसल्स एंड टू एक्चुअली द कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट है, टू कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द बीपी। यानी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर जो कहानी शुरू हुई थी, एंजियोटेंसिन जाके स्टिमुलेट करता है कॉर्टेक्स को, और उसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, ताकि हमारा बीपी बढ़ जाए। तो angiotensin 2 increases the reabsorption of sodium and water in the early distal tubules, एंड डेफिनेटली वहां से जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है किडनी से। तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है, कौन सा एंजाइम किस हार्मोन को कन्वर्ट कर रहा है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा, हमारे पास कॉर्टेक्स से जो ग्लोमेरुलर जोना वेसिकुलेटा था, वो रिलीज कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन जो कि रिलीज हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स में से, और इट इज एक्चुअली द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, और इसको हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, यानी हाइड्रोकॉर्टिसोन। मोस्ट अबंडेंट, दिस इज द स्टीरॉयड हार्मोन, और कॉर्टिसोन भी बोला जाता है, डाईहाइड्रोकॉर्टिसोन भी इसका नाम है। यानी डिफरेंट फॉर्म्स में से ये एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल भी है, कॉर्टिसोन भी है, और डाईहाइड्रोकॉर्टिसोन भी है। इसका काम क्या है? इट डिक्रीजेस द कॉर्टिसोल, सॉरी, एक्चुअली व्हेन देयर इज डिक्रीज कॉर्टिसोल, वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोटायरॉइड, सॉरी, एसीटीएच रिलीज करता है, और एसीटीएच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट करता है। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस द एब्रिविएशन ऑफ दिस।
I think this is corticosteroid releasing hormone, and this is adrenocorticotropic hormone. Sorry. So this ACTH will actually impact on the adrenal cortex, और उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस में डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी इट विल प्ले विद द ग्लूकोज. So definitely the first function and the main function is to increases the blood glucose level, and it increases actually the blood glucose level by different mechanism. The one major mechanism is to increase by increasing the glucogenesis in the liver by utilizing the amino acids. So ultimately it increases the blood glucose level. Lipolysis कराता है यानी utilization of the free fatty acids as we are discussing for so many days. प्रोटीन कैटाबोलिक हार्मोन है. 10% इफेक्ट इसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे भी हैं यानी ये सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है. एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज इट डिक्रीजेज द स्वेलिंग यानी हमारी जो बॉडी में जो लोकली स्वेलिंग होती है उसको कम करने में मदद करता है. कैसे करता है? बाय इनहिबिटिंग द मीडिएटर्स. प्रोस्टाग्लैंडिन एक मीडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कराने में हेल्प आउट करते हैं, तो वो इनहिबिट करने में उसकी हेल्प आउट करता है. सो ये भी इसका फंक्शन है. सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहीं ना कहीं पे इम्यून सिस्टम को भी या इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी सप्रेस करने में या उसको कम करने में हेल्प करता है. जिसमें लिखा हुआ है जी लिम्फोसाइटोपिनिया यानी एक्चुअली लिम्फोसाइट्स के ऊपर इसका बड़ा रोल है. यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो कॉर्टिसोल या स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो लिम्फोसाइटोपिनिया कराते हैं और जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन डिलेड वुंड हीलिंग हो जाती है बिकॉज डब्ल्यूबीसी में से लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कम हो जाता है. बिकॉज इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं पे हमारे लिए एक पॉजिटिव साबित होती है क्योंकि वो जल्द से जल्द इन्फ्लामेशन जहाँ होती है तो वहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी आते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लड़ते भी हैं और जल्द से जल्द उस तमाम वुंड को हील करने में एक्चुअली प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस का नाम ही इन्फ्लामेशन है. तो अगर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इम्यून है तो डेफिनेटली वुंड हीलिंग में डिले करना कराता है. इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो उसकी जो वुंड हीलिंग है वो बहुत लेट होती है, एंड दैट्स वाई हम उनको फिर इंसुलिन की तरफ लेकर जाते हैं और बहुत कॉन्शियस होते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको स्पेशली जो है वो जो डायबिटीज होती है उनको हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई कोई जख्म ना हो जाए. ओस्टियोपोरोसिस बिकॉज पोटेशियम और हाइड्रोजन replacement of the sodium, so definitely it will also be impacting on the other minerals as well because bones are actually made up of minerals and calcium. तो वहां पर भी इसका कोई इफेक्ट है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी कराता है. यू शुड नो द फंक्शंस ऑफ इट. सो हेयर इज द डिसऑर्डर. अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस हो जाए या एक्सीड कर जाए ब्लड में तो एक डिसऑर्डर जन्म लेती है और उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम. तो कुशिंग सिंड्रोम इज एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं. तो इट इज एक्चुअली द एक्सेसिव कॉर्टिसोल सिक्रेशन. इट इज द बेसिक डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड और उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ से एसीटीएच रिलीज होता है और एसीटीएच आके कॉर्टिक इसको कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है दोनों फेसिकुलेटा को और वहाँ से कुशिंग सिंड्रोम मतलब जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा रिलीज होते हैं और कराते हैं कुशिंग सिंड्रोम. सो इट कैन ऑल्सो बी द डिफेक्ट इन एड्रेनल कॉर्टेक्स. ये वही वाली बात हो गई कि इफ देयर इज प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज. तो प्राइमरी कॉज तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, अगर सेकेंडरी कॉज है तो पिट्यूटरी ग्लैंड. तो किसी भी कॉज की वजह से अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है तो हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम. और व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे डेफिनेटली जो भी इसके फंक्शन हैं. अगर सिक्रेशन बढ़ जाएंगी तो फंक्शन भी बढ़ जाएगा और वो ओवर फंक्शन हो जाता है वहाँ पर, एंड डेफिनेटली वो दे विल बी कॉजिंग द क्लिनिकल फीचर्स. तो इन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उस पेशेंट को मून फेस जो फेस है वो बिल्कुल ही एडिमेटस हो जाता है बिल्कुल ही. आई विल बी शोइंग द पिक्चर्स और यू कैन सर्च फ्रॉम एनीवेयर ऑन द गूगल. तो द पेशेंट विल बी हैविंग अ मून फेस फीचर. बुफेलो हंक यानी उसका जो बेक और उसका एक्चुअली जो टॉर्सो है पीछे से वो बिल्कुल ही हंक की तरफ से बुफेलो हंक जिस तरह होता है ना वैसे होगा. ट्रंकल ओबेसिटी होती है. दैट पेशेंट will be looking at central obesity because of the more and more the steroids and more the glucose in the blood. तो वो definitely जब when there will be more आपने सुना होगा ना कि पेशेंट डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको भूख ज़्यादा लगती है because when there is more glucose in the blood you will be cravings to have more and more food. तो बिकॉज हमारा इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है वो उसको कंजप्शन की वजह से और उसके यानी मोर व्हेन देयर इज मोर ग्लूकोज इन द ब्लड वी हैव मोर इंसुलिन इन द ब्लड एंड इंसुलिन को कंज्यूम करती है एंड देन वी विल बी हैविंग मोर क्रेविंग्स टू ईट मोर. तो इसकी वजह से वो जो बंदा है ओबेज हो जाता है और ज़्यादा खाता है एक्चुअली.
फिर दूसरा मून फेस एडिमेटिस का रीजन ये था कि हमने अभी पढ़ा कि एंटी इंफ्लामेटरी है एंड एक्चुअली वाटर और सोडियम की रिटेंशन कराता है। तो डेफिनेटली 10% मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इफेक्ट भी है, तो वो स्वेलिंग इस वजह से होती है। तो ट्रंकल एब्रेसिटी का हमने पढ़ा। डायबिटीज मेलाइटस डेफिनेटली हाइपर ग्लाइको ग्लाइसेमिक है, तो डेफिनेटली पिट्यूटरी डायबिटीज अगर हम इसको नाम दें तो गलत नहीं होगा। डेफिनेटली बी कॉजिंग द डायबिटीज मेलाइटस, इट मींस कि व्हेन देयर इज मोर ग्लूकोज इन द ब्लड, तो एट द एंड ये होगा, तो हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस भी आपको, मतलब जो हर वक्त ब्लड से टेस्ट करोगे तो आपको शुगर बढ़ी हुई मिलेगी। हाइपर पिगमेंटेशन होती है उस पेशेंट को ड्यू टू द इंक्रीज रिटेंशन एंड एंटी जो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी, फिर इम्यून सिस्टम की कमी, तो उसके जो फेस और स्किन पे आपको ज़्यादातर पिगमेंटेशन मिलेगी। न्यूट्रोपीनिया जिस तरह मैंने बोला, हाइपर एक्चुअली दिस इज द लिम्फोसाइटोपिनिया, तो न्यूट्रोपीनिया होगा। एलोपेशिया एलोप्शिया एक्चुअली इट इज द ड्यू टू द एंड्रोजन मिक्सचर ऑफ द हार्मोन, तो ये भी एक फीचर है कि उसकी हेयर लॉस होंगे और स्किन स्किन पे एक्नी होगी। और it's actually the you know I'm just forgetting that, but actually the I will be showing on the next after ending this, मैं इसको थोड़ा सा देखूं फिर आपको मैं बताता हूँ कि what is this, but these are the features जो कि हमें कुशन सिंड्रोम के अंदर मिलते हैं, स्क्वाया मिलते हैं यानी सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर। इफ यू सी दोज पेशेंट्स, तो आपको ऐसे साइडों पे स्क्वाया मिलते हैं। और जब भी सेंट्रल ओबेसिटी की तरफ जाता है, इवन जो प्रेगनेंसी की तरफ मदर्स जाती हैं, तो आफ्टर द प्रेगनेंसी उनके यहाँ स्ट्राया मिलते हैं, यानी एक किस्म के निशान होते हैं ऑन द सबक्यूटेनियस पेट्स पे, जैसे उनको किसी ने खींचा हो या उनको किसी ने जिस तरह दरारें आ जाती हैं वैसे। मैस्कुलाइजेशन यानी मैस्कुलाइजेशन एक्चुअली फीमेल्स के अंदर आपको बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स और ड्यू टू द इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनके अंदर मस्कुलाइजेशन होती हैं, यानी उनके अंदर एक्चुअली वो मॉस्टेशियस आएंगी और उनमें बाल आ जाते हैं, जिस तरह मर्दों के बियर्ड आते हैं ऐसे ऐसे आते हैं। और इसी तरह मेल्स के अंदर भी फेमिनाइजेशन फीचर्स आते हैं, यानी मेल्स भी मेल्स के अंदर ड्यू टू दिस हार्मोन इम्बैलेंसेस मेल्स फेमिनाइन टाइप दिखने में लगते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ द हार्मोन्स की वजह से होता है। और एलोप्शिया और ये जो दिस पॉइंट है, ये पॉइंट मैं भूल रहा हूँ ड्यू टू दिस रिकॉर्डिंग लेक्चर, लेकिन आई विल बी शेयरिंग द सेपरेट स्लाइड ऑन इट। एडिसन्स डिजीज, अगर वही ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कम हो जाएं तो हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, यानी डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल। तो अगर कॉर्टिसोल डिक्रीज हो जाए तो फेल्यूर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्चुअली टू सीक्रेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकल हार्मोन्स, और उसका बिल्कुल उल्टा होगा। वहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी हो रही थी, यहाँ पे वेट लॉस होगा, वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, डायबिटीज तक जा रही थी बात, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक होगा बिकॉज वो सारी चीज़ें कम हो रही हैं। और क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इफेक्ट भी होते हैं, तो उसके अंदर एडिमेटस हो रहा था सोडियम और वाटर की वजह से, इसमें हाइपोटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी क्योंकि ब्लड सोडियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हो सकता है पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए। उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी, इसके अंदर भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज वाटर रिटेंशन। और मैस्कुलर वीकनेस होगी डेफिनेटली, वहाँ पर जो है आपको एडिमेटस और यहाँ एक भरा हुआ आदमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक दिखेंगी बिकॉज दीज आर एक्चुअली द ग्लूकोज अगर कम होगा तो वो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, एनर्जी लेवल्स कम हो जाती हैं, तमाम चीज़ें, तो मस्कुलर वीकनेस भी होती है अलॉन्ग विद द वेट लॉस। सो डिक्रीज सोडियम डिक्रीजेज पोटेशियम आयन, एक्चुअली डिक्रीज सोडियम विल इंक्रीजेज द पोटेशियम आयन एंड इंक्रीजेज द, यहाँ पर ये इंक्रीज होगा सॉरी, तो डिक्रीजेज सोडियम आयन विल एक्चुअली इंक्रीजेज द पोटेशियम आयन्स एंड पोटेशियम आयन्स बढ़ जाएंगे, तो पोटेशियम का रोल बहुत ही वास्ट है। एक रोल ये भी है कि वो हार्ट के मसल्स में कार्डिक जो एक्टिविटी है उसमें बड़ा रोल करता है, तो अगर पोटेशियम हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कार्डिक इरिदमियाज होती हैं, आपको बाकायदा ईसीजी में भी वो इरिदमियाज दिखती हैं, तो कार्डिक रिदम जो है वो इरिदमियाज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स अगर देखें तो एडिसन्स डिजीज में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाएगा, एज आई सेड कि यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, और बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ cortisol hormones in which, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एडिसन्स डिजीज। जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं अलॉन्ग विद द पिक्चर्स में एक स्लाइड या वो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा। एक्चुअली प्रीवियस 2 वीक्स वर वेरी बिजी वीक्स, तो माफ करिएगा मैं वो उस कंसंट्रेशन के साथ में भी, लेकिन फिर भी आज आई ट्राई टू स्टडी फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स एंड फिर मैंने ये पीपीटी बनाई है। बाकी रिमेनिंग अब से जो है जितने भी टॉपिक्स हैं वो इतने कोई हैवी टॉपिक्स नहीं है,
but you should be very, क्लियर अबाउट द एंडोक्राइन एंड कार्डिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड। लंग्स में 70 to 80% तो इन्हीं में से ही आता है। बाकी जो आगे वाले हैं वो एक एक, आई विल बी ट्राइंग कि एक एक लेक्चर में एक एक जो हमारा यूनिट है वो कवर हो जाए इन द नेक्स्ट 3 लेक्चर्स। तो इसके बाद एक क्विज भी है एंडोक्राइन का, मैंने वो उस पर काम किया है, तो देन यू आर डन विथ इट, आप वो भी जाके पढ़ें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड मेनी प्रेयर्स फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।